ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 26वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 19वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। सिद्धांती शब्द के नित्यत्व को प्रतिपादित कर रहा है और भाष्य में पूर्व पक्षी के भी प्रश्नोत्तर चले हैं, आक्षेप उनका समाधान भी किया गया। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। पेज नंबर 71 जी। इसमें चौथी लाइन है, अर्थवत सादृश्यात अर्थावगम इति चेत। ये तो आ गया समझ में। न कश्चित अर्थवान सर्वेशाम नवत्वात्, इसको थोड़ा स्पष्ट जी। तो ये तो पूर्व का परपक्षी के उद्धृत किया, अर्थवत सादृश्यात अर्थावगमा इति चेत। पिछला शब्द जिस अर्थ वाला था, एक तो शब्द का स्वरूप और उसके साथ में जो अर्थ जुड़ा हुआ था पहले वाले का, पूर्व वाले का, और अगला शब्द भी उसी के समान है, इसलिए पूर्व शब्द का जो अर्थ था वो ही अर्थ बाद वाले शब्द से भी ज्ञात हो जाएगा। अर्थवत सादृश्यात अर्थावगम, उसका भी वही अर्थ है, अर्थवान है, उसका अर्थ का सादृश्य है। अर्थ वाला जो शब्द है उसका सादृश्य होने से, पहला शब्द अर्थ वाला है, जिसने बोला उसने संकेत किया है, जैसे भी अर्थ को जोड़ दिया, उस अर्थ वाले शब्द से सादृश्य होने से, किसका? बाद वाले शब्द का। उस बाद वाले शब्द के साथ में वक्ता ने अभी अर्थ को जोड़ा नहीं है, जिसके साथ अर्थ को जोड़ा था वो तो समाप्त हो गया इस पक्ष में। तो जो नया शब्द आया है उसके साथ अर्थ नहीं जोड़ा है इसने, वक्ता ने, ठीक है। तो अर्थ वाले शब्द की सदृशता से अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। किसके अर्थ का? बाद वाले शब्द का, जो बाद में ऊंचा। ऐसा यदि कोई माने तो कह रहे हैं न कश्चित अर्थवान सर्वेशाम, न कश्चित अर्थवान, न कश्चित अर्थवान। कश्चित मतलब न कश्चित शब्द अर्थवान। आपके मत में तो, इसमें तो कोई भी शब्द अर्थवान नहीं होगा आपके मत में, पूर्व पक्षी के में। क्यों नहीं होगा? सर्वेशाम नवत्वात्, सबके नए होने से। पूर्व पक्षी ने पहले यह कहा कि पहली बार जो शब्द बोला है, पहली बार से मतलब किसी वक्ता ने जो सबसे पहले उच्चारित किया, और वो भी नया था पूर्व पक्षी के मत में, पुराना नहीं था, वो नया शब्द था, और वो भी नष्ट हो गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे क्रम से चलते चले जा रहे हैं। तो पूर्व पक्षी के मत में सारे शब्द नए हैं, सारे नए हैं। शब्द के साथ में अर्थ का संबंध तो तब जुड़ता जब पहले हमने वो शब्द सुना कि इस शब्द का ये अर्थ है, ये हमने पहले जान रखा है। अगर वो ही शब्द होता तब तो अर्थ से जुड़ा हुआ होता। अब आपके मत में तो हर शब्द नया है, तो वो तो अर्थ से युक्त ही नहीं है। आप जो नया शब्द बोल रहे हो, पहले आपने कभी वो शब्द सुना, उससे अर्थ जुड़ चुका था, लेकिन अभी जो आप शब्द बोल रहे हो ये तो नया है, और नया है तो उसके साथ अर्थ तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो ये बात कही, न कश्चित अर्थवान, कोई भी शब्द अर्थ वाला नहीं है आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में। क्यों? इसका हेतु दिया, सर्वेशाम नवत्वात्, सबके नया होने के कारण से। और एक तो ये इस तरह से भी खंडित होगा उसका कि अर्थ जुड़ेगा ही नहीं आपके पहले शब्द में भी। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि पहला जो हमने बोला वो तो अर्थ से जुड़ा हुआ है। पूर्व पक्षी का पहला जो बोला उसने वो तो अर्थ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वक्ता ने जोड़ दिया है, उनकी मान के चलते हैं। लेकिन जो आगे आगे वाले हैं वो अर्थ से कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि अर्थ वाले के सदृश ही अगला शब्द है, तो उसके साथ भी अर्थ जुड़ जाएगा।
उसके सदृश ही अगला शब्द है, यद्यपि नया है, अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन शब्द के सादृश्य से, अर्थ वाले शब्द के सादृश्य से उसके साथ अर्थ जुड़ता चला जाएगा, ये कहा था। तो कह रहे हैं कि आपके मत में तो कोई भी शब्द अर्थ से युक्त है नहीं, अभी जो बोला जा रहा है, नया वाला भी नहीं है। तो जब पहला वाला ही अर्थ से संयुक्त नहीं है तो बाद वाले अर्थ से कैसे जुड़ जाएंगे? आपकी बात तो तब सिद्ध हो सकती थी जब पहला जो शब्द बोला गया वो अर्थ से जुड़ा हुआ था और बाद वाले उससे जुड़ते चले गए सादृश्य के कारण। लेकिन आपके यहां तो सारे ही नए हैं, और जो सारे नए हैं अभी वो अर्थ से जुड़े नहीं है, तो आपके उस पक्ष में तो अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। फिर देखिए पंक्ति, अर्थवत सादृश्यात अर्थावगमा इति चेत, पुराना जो अर्थ वाला है शब्द उसकी समानता से यदि नए में अर्थ का अवगम हो रहा है तो न कश्चित अर्थवान, आपके पक्ष में तो कोई भी शब्द अर्थवान नहीं है। पूर्व पक्षी ने प्रथम शब्द को, पूर्व वाले शब्द को तो अर्थवान माना और बाद वाले को सादृश्य से अर्थवान जुड़ता हुआ अर्थ का अवगम माना। तो बोले आपके में तो सभी नए हैं और नए सभी अर्थवान, कोई भी अर्थवान नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे नए हैं। यहां तक हो गया? और आगे? हाँ जी, अगले पंक्ति। अब अगर इस पर पूर्व पक्षी ये कहे कि कस्यचित पूर्व से कृत्रिम संबंधो भविष्यति, कस्यचित पूर्व से, किसी पूर्व का, बहुत पहले का, कभी अभी जो हमने गाय शब्द बोला वक्ता से श्रोता तक गया, यहां जो पहला शब्द गाय हुआ और फिर चलता चला गया, चलो इसमें तो अर्थ का संयोग नहीं है, पिछली बात से सिद्ध हुआ ना, ये सिद्धांति ने जैसा कहा, उस पर वो कह रहा है कि चलो ये नहीं है, लेकिन कोई गो शब्द, कोई तो गो शब्द पहले वाला कभी भी, कश्चित पूर्वस्य शब्दस्य कृत्रिम संबंधो भविष्यति, कृत्रिम संबंध हो जाएगा। किसके साथ में? अर्थ के साथ में। प्रसंग से हम अपने आप जोड़ लेंगे। किसी पूर्व वाले का पहले वाले का अर्थ के साथ में संपर्क हो जाएगा, मान लिया जाए कि ऐसा हुआ होगा। तो कहते हैं तद अयुक्तम, वो अयुक्त है, वो ठीक नहीं है। अगर वो मानेंगे प्रथम वाला तो वो पूर्व वाली बातें सारी हम जोड़ लेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ेगा वो बिना भाषा के या शब्द अर्थ संबंध को जाने बिना वो नया शब्द का अर्थ के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। ठीक है, पीछे से ले लेंगे। ये तद अयुक्तम, वो अयुक्त क्यों है? वो अयुक्त क्यों है कि किसी ने जोड़ दिया होगा, तो सिद्धांति की हमारी वो पिछली सारी बातें हमें को स्मरण करनी होगी कि ये शब्दार्थ संबंध कृतक नहीं है, ये पहले से सिद्ध है। ठीक है, अब अगली बात आती है जो अभी चर्चा चल रही थी, सदृश इति च अवगते व्यामोहात अवगवते प्रत्ययो व्यावर्तेता। अब इसको हमें थोड़ा पीछे वाले से जोड़ना है। जो पिछली पंक्ति में कहा था इन्होंने, अर्थवत सादृश्यात अर्थावगमः, अर्थ वाले शब्द के साथ में नए शब्द की स्वरूप की सदृशता के कारण से अर्थ का बोध हो जाएगा, उसी अर्थ का बोध हो जाएगा जो पहले से जुड़ा हुआ था। ऐसा यदि आप माने तो इसमें अर्थ को जोड़ने वाला तत्व क्या हुआ? सादृश्य। हमने शाला शब्द पहले कभी सुना था और शब्दार्थ संबंध जुड़ा हुआ था हमारे मन में। अब जो सामने वाले से शब्द आ रहा है चल करके और हमने शाला शब्द सुना, इस शब्द के साथ में तो सीधे अर्थ जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थ तो हमारे अंदर जुड़ा हुआ है पहले से, और वो ही शब्द आया और हमने उसके साथ में अर्थ को जोड़ लिया। पहला हमारा संस्कार है, उसके अनुसार हमने जोड़ लिया। तो हम जब नए शाला शब्द को सुन रहे हैं, इसके साथ अर्थ को जोड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमने पहले शाला शब्द सुना था, ये उस जैसा है और हमने समझ लिया। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। अब मैंने शाला शब्द सुना और इस समय मुझे यह भी ज्ञान है कि सामने वाले ने शाला ही बोला था। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सामने वाले ने तो माला बोला और हम शाला का अर्थ ले लेंगे। हमें यह पता है कि उसने माला बोला है और हम शाला का अर्थ लेंगे। सामान्य हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है उसने बोला ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कि सदृश इति च व्यामोहात अवगते,
सदृश जो ज्ञान हो रहा है ये अगर भ्रांति से हो रहा है, सादृश्य ज्ञान जो बोला है उसने वही मैं सुन रहा हूं, ये जो सादृश्य ज्ञान है, जो माला माला शब्द का पता नहीं लेकिन वहां से जो बोला गया वही ये है, तो सादृश्य ज्ञान तो है इस सुनने वाले को, लेकिन अर्थ कौन सा आया? शाला का आया, क्योंकि उसने शाला सुना था। तो पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी कि सादृश्य के कारण से अर्थ का अवगम होता रहेगा, भले ही ये अनित्य हैं, समान उत्पन्न होते जा रहे हैं, तो सादृश्य से अर्थ का बोध हो जाएगा। तो कहते देखो यहां सादृश्य का ज्ञान है इसको, सुनने वाले को, लेकिन फिर भी माला वाला अर्थ नहीं जुड़ा, दूसरा अर्थ जुड़ गया। इसलिए सादृश्य से अर्थ जुड़ता हो, ये बात ठीक नहीं है आपकी, कि सामने वाले ने जो बोला है वही, इसमें तो व्यभिचार है, इसलिए इसको हम नियत नहीं कर सकते। तो सदृश इति च अवगते व्यामोहात प्रत्ययो व्यावर्तेता, व्यामोह के कारण से प्रत्यय हट जाएगा। कौन सा प्रत्यय? माला का जो प्रत्यय था, माला का जो ज्ञान था, जो कि वहां से चला आ रहा था, आपके मत के अनुसार माला बोला, उसके साथ में उसका अर्थ जुड़ा हुआ था, प्रत्यय जुड़ा हुआ था, और जो सदृश शब्द माला 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 उत्पन्न होता जा रहा था और उसके साथ में अर्थ भी माला का जुड़ता चला आ रहा था, वो हट जाएगा, वो नहीं रहेगा, क्योंकि सुनने वाले को तो वो अर्थ अवगमन नहीं हुआ। प्रत्ययो व्यावर्तेता, कैसे? माला शब्दात माला प्रत्यय इव, हाँ, शाला शब्दात माला प्रत्यय, ये तो उदाहरण दिया इन्होंने। पहला वाला जो वाक्य है वो सभी शब्दों के लिए, जहां जहां व्यामोह से अलग अलग होता है उसके लिए उदाहरण दिया कि शाला शब्द से प्रत्यय व्यावर्त हो जाएगा। माला प्रत्यय, शाला शब्द से माला प्रत्यय के हटने के समान ये हो जाएगा। तो पहले माला बोला गया, सुना, बाद में शाला गया, और उस शाला शब्द में सदृश ज्ञान होते हुए भी माला का अर्थ हट चुका है, जबकि वहां से माला का अर्थ ही प्रत्यय चल के आ रहा था, वो हट चुका है। ठीक है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहेगा, ये जो बात आगे गावी वाली बात है, यथा गावी, ये वाक्य तो सिद्धांति ही बोल रहा है कि अगर वो ऐसा कहे तो पूर्व पक्षी, लेकिन ये कथन तो पूर्व पक्षी का ही कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि भिन्न शब्द होते हुए भी देखो अर्थ का ज्ञान हो जाता है। गौ की जगह पे गावी इसने सुना, यानी गावी सुना, तो वैसे तो गौ का होता है शासनाधिमान जो पशु है, और गावी बोला तो भी उसी का बोध हो रहा है। तो शब्द में, बोलने और सुनने में यदि भिन्नता भी हो गई, विकार भी हो गया, तो भी अर्थ का ज्ञान हो जाता है। सदृशी हो तो भी नहीं, भिन्न भी अगर सुना गया तो भी अर्थ का ज्ञान हो जाता है, ये कहना चाहता है। तो यथा गावी शब्दात शासनादिमति प्रत्यय अनिवृत्ति, गावी शब्द के सुनने पर शासनादि मान मति जो वस्तु है, अर्थ है, उसके प्रत्यय की निवृत्ति नहीं होती है, अनिवृत्ति होती है। तद्वत भविष्यति, यहां भी ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा अगर कोई कहे तो बोले ना, ये यहां ठीक नहीं है, आपने जो दृष्टांत दे दिया ये गलत है। क्यों? गो शब्दम तत्र उच्चारयितुम न तत्र गो शब्दम उच्चारयितुम इच्छा। बोलने वाले ने गो शब्द नहीं बोलना चाहता, कि बोलना तो गौ चाहता था, उसकी जगह बोलने की असमर्थता से गावी बोल गया, और इसलिए गो वाला ही अर्थ वहां तक चला गया। ऐसा नहीं, यहां तो बोलने वाले ने गावी ही बोला है, उसकी भाषा में गावी ही आ गया, गावी ही बोला है, गावी ही सुना है। हमारा प्रसंग तो यह था कि बोला कुछ और है और सुना किसी ने सादृश्य से कुछ और है, तब भ्रांति की बात थी। यहां तो बोलने वाले ने गावी ही बोला है, वो गो शब्द नहीं बोलने की इच्छा थी उसकी, वो गावी ही बोला है, गावी ही सुना है। तो ठीक है, गावी के साथ में शासनादिमान प्राणी का संबंध बना हुआ है, शब्दार्थ संबंध बना हुआ है, तो यहां बोध हो जाएगा, इसलिए इससे तो कोई खंडन नहीं होता है। तो गो शब्दम तत्र उच्चारयितुम इच्छा न ही जुड़ जाएगा इसके। ये जो ही के बाद में अल्प विराम है ना, इसको हटा देना है। इति चेत न ही गो शब्दम तत्र उच्चारयितुम इच्छा। आगे न यह अन्य शब्द उच्चारयिषा, और न यहां पर अन्य शब्द के उच्चार की इच्छा नहीं है। कहां पर? ये माला और शाला वाले में। उसने माला बोला था, उसकी शाला बोलने की इच्छा नहीं थी।
जैसे गऊ पूर्व पक्षी की दृष्टि से कथन है, जैसे पूर्व पक्षी जो कह रहा था गऊ तो वो बोलना चाह रहा है लेकिन गावी बोला गया, तो यहां पर भी माला शाला बोलना चाहता था लेकिन माला निकल गया, या तो माला बोलना चाह रहा था शाला निकल गया, ऐसा नहीं है। ये बोलने वाले ने माला ही बोला है, सुनने वाले को शाला हुआ। तो न यह अन्य शब्द उच्चारईशा, उच्चारईशा उसको बोलने की इच्छा नहीं है, जो बोलने वाले की शाला शब्द को बोलने की इच्छा नहीं है, उसने तो माला ही बोला। आगे न च एके न उच्चारण यत्ने न। अब अगली बात कह रहे हैं, पूर्व पक्षी जो क्षणिक मानता है शब्द को, उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि न च एके न उच्चारण यत्ने न, एक बार शब्द को बोला उच्चारण के लिए एक यत्न किया और शब्द क्षणिक ही रहेगा, उतने मात्र से संव्यवहारश्च अर्थ संबंधश्च न शक्यते कर्तुम। एक तो संव्यवहार, संव्यवहार मतलब मैंने ये बोला, उसको पता लगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक दूसरे का व्यवहार जो है वस्तु को संकेतित करना आदि, और उसके साथ में अर्थ का संबंध कि इस शब्द के साथ में ये अर्थ है जुड़ा हुआ है। ये दो काम इस क्षणिक में नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। तस्मात दर्शन से परार्थत्वात नित्य है शब्द, दर्शन दूसरे तक जाता है इसलिए शब्द नित्य है। मैंने गो शब्द बोला, गो शब्द पहले से था, गो शब्द पहले से विद्यमान था, गो शब्द के साथ शासनादिमान पशु का संबंध पहले से जुड़ा हुआ था, मैं भी जानता हूं दूसरा भी जानता है, ये कोई नया नहीं बोला जा रहा है। पहले से वो शब्द था, उस शब्द के साथ पहले से अर्थ जुड़ा हुआ था, उसकी केवल अभिव्यक्ति हुई है, उसको दूसरे ने सुना है और अर्थ का बोध हो गया। यदि पहले कभी नहीं सुना होता और केवल यहां एक बार शब्द का उच्चारण किया तो उससे व्यवहार भी हो जाए और सामने वाले को उस शब्द का अर्थ भी पता लग जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम किसी नई भाषा का या अपनी ही भाषा का कोई नया शब्द एक बार बोल दें तो उससे सामने वाले को अर्थ का बोध तो नहीं होगा, उसके लिए तो अपरिचित शब्द है। तो एक बार बोलने से व्यवहार और उस शब्द के साथ में अर्थ का संबंध नहीं हो जाता, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो केवल अर्थ का संबंध होगा शुरू में जब किया, लेकिन जब हम वाग व्यवहार करते हैं तो पहले से शब्द और अर्थ हमें पता है, बस उसका पुनः कथन हो रहा है, तो वही शब्द है और उसी अर्थ से वो जुड़ा हुआ है, ऐसा सिद्धांति का कहना है। और ये व्यवहार तभी लग सकता है जब हम शब्द को नित्य माने, शब्द पहले से था, उसके साथ अर्थ का संबंध भी जुड़ा हुआ था और हम अब केवल उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं और दूसरा उसको जान कर रहा है, ऐसे व्यवहार सिद्ध हो सकता है। हो गया? और कोई बोलिए। 18वां सूत्र, नित्यस्तु स्यात् दर्शन से परार्थत्वात्, उच्चारण के परार्थ होने के कारण शब्द नित्य है, तो परार्थ हेतु कैसे बनेगा नित्यता में? यदि नित्य नहीं मानेंगे तो दूसरे को बोध नहीं होगा। बोलते तो हम पर दूसरे के लिए है। यदि हम अनित्य मानते हैं, अनित्य कैसा? अब ये अनित्यता क्षणिकवादी वाली अनित्यता लेना जो यहां चल रही है, उस तरह का अनित्य मानते हैं कि पहली बार ये शब्द उच्चरित हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है, ये शब्द नया है। पूर्व पक्षी जब इसको क्षणिक मान रहा है और अनित्य मान रहा है, तो अब जो उसने गो शब्द बोला ये नया है या पुराना है? पुराना कैसे कहेंगे? नया है। भाई पहले वाले जो थे वो तो समाप्त हो चुके हैं ना, वो समाप्त हो चुके हैं, उनका अर्थ के साथ भी संबंध समाप्त हो चुका है। ये तो नया बोला है ना, बिल्कुल नया बोला है। तो ये जब नया है, आप ऐसा क्षणिक मानते हो, तो इसमें तो अर्थ के साथ दूसरे तक अर्थ पहुंच नहीं पाएगा। हम समझा तो रहे हैं दूसरे को, हमें पता हो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को तो नहीं होगा, हम बोलते ही दूसरे के लिए है। तो जब तक शब्द को नित्य नहीं मानेंगे तब तक दूसरे को अर्थ का बोध नहीं हो सकता। नित्यता का क्या मतलब है? ये जो क्षणिकवादी वाला क्षणिक है वो नहीं है, वो शब्द पहले से था, उस शब्द का पहले से अर्थ भी संबंध जुड़ चुका था, और अब हम जब फिर से उसको बोलते हैं तो दूसरे को पता लग जाता है। तो अगर अनित्य मानेंगे तो दूसरे को अर्थ का बोध नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये नित्यता प्रवाह से नित्यता है, ये कह नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ बोला नहीं है, आप अंततः चाहे भले ही निकाल दीजिए, लेकिन प्रवाह से नित्यता, जो शब्द था
वो अभिव्यक्त शब्द से कह रहे हैं। शब्द अनभिव्यक्त हो गया, अभिव्यक्त हो गया। अनभिव्यक्त अभिव्यक्त तो मान ही रहे हैं। आप प्रभा से भी चाहे तो जोड़ सकते हैं कि सृष्टि जैसे सृष्टि के लिए है कि मूल प्रकृति कार्य रूप में अभिव्यक्त हुई और फिर वापस मूल प्रकृति में चली गई, अनभिव्यक्त हो गई सत्कार्यवाद की दृष्टि से कि अभिव्यक्त अनभिव्यक्त, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त ये चलता रहता है, ये प्रवाह से चल रहा है। शब्द के लिए भी कह सकते हैं, शब्द थे, पहले भी थे, फिर बीच में अनभिव्यक्त हो गए। जब बोले गए थे तब अभिव्यक्त थे, फिर नहीं बोले जा रहे थे तो अनभिव्यक्त थे, अब फिर से बोले गए तो फिर अभिव्यक्त हो गए। और इसका अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त होना चलता रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक क्रम से चल रहा हो। कभी कोई बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, देर से बोल सकता है, कभी बोल सकता है, अधिक प्रयोग हो सकता है कोई शब्द, कभी कम हो सकता है, ये भिन्नता रह सकती है। तो प्रवाह जैसा मानते हुए भी उस तरह का प्रवाह नहीं है जैसे कि नियमित है, पर हाँ मान सकते हैं उस तरह। जी जी आचार्य जी, जो ये माला शब्द बोला और शाला शब्द का ज्ञान हुआ, हाँ, ये सिद्धांति ने जो पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप लगाया, अनित्य पक्ष में ऐसे दोष आता है, तो ये तो सिद्धांति के पक्ष में भी आएगा दोष। जब माला शब्द बोलता है और तब शाला का ज्ञान होता है किसी को, वहां तो उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसमें तो इसके पक्ष में भी ये दोष है। अर्थ तो भेद होगा, शाला का शाला अर्थ आएगा, लेकिन इससे सिद्धांति के पक्ष में क्यों दोष आएगा? सिद्धांति के पास तो उत्तर है। वो सादृश्य से अर्थ का बोध उस तरह नहीं कह रहा है कि शब्द के साथ में अर्थ जुड़ करके और वो आ रहा है साथ में, ऐसा नहीं कह रहा है सिद्धांति। अर्थ का बोध कैसे? सामने वाले ने तो केवल ध्वनि का उच्चारण किया है, ध्वनि का को उच्चारित किया है, वो ध्वनि हमारे पास आ गई। हमने बहुत सारी ध्वनियां सुन रखी हैं, बहुत सारी ध्वनियां शब्दों को सुन रखा है, उनके साथ अर्थों के संबंध हमारे बने हुए हैं, मस्तिष्क में, स्मृति में है हमारे। अब जैसे ही वो एक ध्वनि आई हमारे अंदर, चाहे वो शाला आए चाहे माला आए, हमारे को शाला सुनाई दिया, तो हम उसके साथ में अर्थ का संबंध जोड़ते हैं। उसके साथ चल करके नहीं आ रहा है अर्थ का संबंध, हम जोड़ते हैं। तो सिद्धांति के मत में तो शब्द नित्य है और शाला शब्द हम पहले सुन चुके हैं, शाला का अर्थ के साथ हमने संबंध जोड़ा है और ये भी हमें शाला सुनाई दे रहा है, तो हम शाला का अर्थ ले लिया हमने। व्यामोह से हो रहा है, ये भ्रांति से हो रहा है। होगा तो सही, ये प्रक्रिया तो होगी ही। माला बोला, शाला सुन लिया, ऐसा बहुत हमारा होता ही रहता है। जो कम सुनते हैं उनमें इस तरह की बातें बहुत होती हैं, कहते कुछ है और सुन कुछ लेते हैं और कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हो अस्पष्टता जब होती है। लेकिन इतना सब होते हुए भी हमारे अंदर जो अर्थ जमा हुआ है, कम सुनने वाले ने जिस शब्द को सुना है उसकी दृष्टि में जो शब्द गया उससे संबंधित अर्थ वहां पर आ जाता है। तो व्यवहार तो चलिए ऐसा ही होता है, दोषपूर्ण होता है, लेकिन इससे सिद्धांति के किस पक्ष में दोष आया? शब्द की नित्यता तो रहेगी दोनों जगह। उन्होंने जो ये कहा था ना कि आप अनित्य मानेंगे तो ये दोष आ रहा है, तो ये अनित्यता को सिद्ध नहीं कर रहा ना, केवल इतने दोष मात्र से अनित्यता पक्ष नहीं। अनित्यता को मानेंगे तो अब अनित्यता के साथ में ये जुड़ गया ना कि शब्द अनित्य है, और अर्थ कैसे जा रहा है? फिर हर शब्द नया है, पूर्व वाला तो है नहीं, तो अर्थ कैसे जुड़ गया उससे? शब्द के साथ अर्थ जुड़ेगा ना, पूर्व पक्षी के मत में कृतक है ना, तो कब जुड़ेगा? जब शब्द आएगा तभी तो जुड़ेगा, और उनकी दृष्टि में ये शब्द नया है, तो जुड़ेगा कब? तो कहे कि जुड़ेगा तो नहीं, हो तो दिखता नहीं, बार बार कौन जोड़ेगा उसमें? लेकिन सादृश्य से दूसरे को पता लग जाता है। सादृश्य के कारण से अगले शब्द में अगला शब्द पूर्व शब्द के समान है, इसलिए अर्थ भी साथ में जुड़ता चला जाएगा। तो सादृश्य से अर्थ का बोध होगा, सादृश्य से अर्थ का बोध होगा, उसने वो बोला है और उसके साथ अर्थ चल के आ रहा है। तो बोले यहां तो ये भ्रांति हो जाएगी, भ्रांति होने पे अपवाद रूप में भिन्न शब्द सुन लिया। तो सादृश्य से जो ठीक ज्ञान होने की बात कह रहा था पूर्व पक्षी, उसमें व्यभिचार दिखाया कि ये हमेशा ठीक नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हम अर्थ के लिए। और कोई बोलिए। पेज 70 पर ही ये पूर्व पक्षी ने शुरुआत की थी कि बोला गया शब्द नष्ट हो जाएगा और यदि ऐसा हो तो अन्य को समर्थ नहीं होगा। इसके बाद जो 71 पृष्ठ पर, इसके बाद जो दूसरी बात है, तो नष्ट नहीं हुआ है तो सब जगह पर उपलब्ध होने वाला है, तो ये सिद्धांति का पक्ष है। ये तो सिद्धांति शब्दों की अभिव्यक्ति मानता है,
शब्द सब जगह है उसका यह मतलब नहीं है कि सब जगह अभिव्यक्त है, कि यहां हमने माला शब्द बोला इसका मतलब सब जगह माला शब्द ही सुनाई देगा, यह अभिप्राय नहीं है। सब जगह तो वो मानता है, शब्द को सब जगह मानता है, आकाश का गुण है, सब जगह है, लेकिन वो अनभिव्यक्त अवस्था में है। और जहां जहां ये संयोग विभाग होगा वहां वहां ये शब्द आ जाएगा, वहां वहां अभिव्यक्त हो जाएगा। तो सब जगह तो नहीं मानता है, अनभिव्यक्त रूप में सब जगह मानता है, लेकिन अभिव्यक्त के रूप में तो जहां जहां संयोग विभाग हो रहा है उससे संबंधित क्षेत्र में ही मानता है। तब ये पंक्ति किसकी है? पूर्व पक्षी ये बात तो उसकी तरफ से कह रहा है या सिद्धांती स्वयं इस बात को? कौन सी पंक्ति? यदि शब्द नष्ट नहीं हुआ है तो सब जगह पर उपलब्ध होने वाला है, तब तो अर्थ का ज्ञान आप हो नीचे जाता अच्छा हिंदी का पढ़ रही हैं? जी जी। कौन सी पंक्ति है ये? पंक्ति कौन सी है हिंदी में? 5। और यदि विनष्ट नहीं हुआ, इस हेतु से, देख पहले मैं ऊपर से पढ़ता हूं चौथी में, इस हेतु से यानी उच्चरित होते ही नष्ट होने वाले शब्द को दूसरे के लिए उच्चारण नहीं कर सकता, हो गया। और यदि शब्द विनष्ट नहीं हुआ तब तो उसकी बहुत बार उपलब्धि होने से अर्थ का ज्ञान होता है। बहुत बार मतलब अलग अलग स्थानों पर। देखिए ये जो बहुत बार लिखा है ना, सब जगह वो ऊपर देखिए संस्कृत, अथ न विनष्ट, अगर नष्ट नहीं हुआ है ततो बहुशः उपलब्धत्वाद अर्थावगम इति युक्तम। बहुशः का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार से, ऐसे वैसे, कम ज्यादा, भिन्न भिन्न प्रकार से, बहुशः बहुत प्रकार से, ठीक है, यही अर्थ होता है ना। तो बार अर्थ में भी, बार अर्थ में कि बहुत बार, तो इस उस बहुशः का अर्थ बहुत बार जो का तो यहां पर लिखा हुआ है नीचे, तब तो उसकी बहुत बार उपलब्धि होने से अर्थ का ज्ञान होता है। बहुत बार उपलब्धि मतलब बहुत बार प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। जब जब वो अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तब तब उसका ज्ञान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शब्द तो नित्य है और शब्द का अर्थ के साथ भी संबंध पहले से बना हुआ था। जब ये बहुत बार प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, उससे पहले से वो शब्द था, उसका अर्थ के साथ संबंध जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां तो अर्थ ज्ञान हो जाएगा। इसको बहुत बार को मैंने तात्पर्य से ये बताया था, बहुत स्थानों पर अलग अलग, यहां वहां वहां, उस दृष्टि से वह युक्त है। बस इसी पंक्ति का था आपको। नहीं, इसके बाद ये जो आगे उन्होंने कहा कि बार बार उत्पन्न शब्द के साथ बार बार अर्थ उत्पन्न नहीं होगा, ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये सिद्धांती इस बात को पूर्व पक्षी के अभ्युपगम से लेकर चल रहे हैं या पूर्व पक्षी ने ये बात कही है, ये किस तरह से? नहीं, एक बार फिर से बोलिए, कौन से अंश को कह रहे हो आप? एक तो यही पंक्ति कि यदि शब्द नष्ट नहीं हुआ तो सब जगह पर उपलब्ध यदि होने शब्द वाला है। नष्ट नहीं हुआ, ये सिद्धांति अपने पक्ष में कह रहा है, पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद जो विपरीत पक्ष को बोल रहा है, वो तो नष्ट होना मान रहा है। हाँ। और जिस पक्ष में नष्ट नहीं हुआ है तो ये तो सिद्धांति का ही पक्ष है। तो यदि शब्द विनष्ट नहीं हुआ तब तो, यानी हमारे पक्ष में तो उसकी बहुत बार उपलब्धि से अर्थ का ज्ञान होता है, उसकी बहुत बार उपलब्धि से अर्थ का ज्ञान होता है, यह युक्त है। इसको दूसरे ढंग से भी कहा जाता है कि हमें किसी शब्द का अर्थ के साथ जो बोध होता है वो एक बार में नहीं होकर अनेक बार में होता है। जब हम केवल दूसरों को देखते रहते हैं, इस शब्द का ये बार बार प्रयोग कर रहे हैं, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इस स्थिति में प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा संबंध बन जाता है इस शब्द का ये अर्थ है, अनेक बार सुनने से। और तब हम क्या देखते हैं, यही शब्द उसने वहां भी बोला था, इस स्थिति में यही शब्द यहां भी बोल रहा है, यही शब्द वहां भी बोला था, उसी शब्द को बोल रहा है, ये हमारा ज्ञान काम कर रहा है। इस परिस्थिति में, इस व्यक्ति के लिए, इस क्रिया के लिए, इस भाव के लिए, किसी के लिए भी बार बार आ रहा है वो शब्द, तो इस शब्द का ये अर्थ है। तो हम उसी शब्द को मान करके चलते हैं। हमारी मानसिकता क्या होती है, ये वही शब्द है, यही शब्द उसके लिए बोला था, यही शब्द उसके लिए बोला था, ये वही है। तो इसलिए आप देखिए, यदि शब्द विनष्ट नहीं हुआ तब तो उसकी बहुत बार उपलब्धि होने से अर्थ का ज्ञान होता है, यह युक्त है। हो गया? इसके बाद कोई भी शब्द बोला गया उसके साथ जुड़ा अर्थ प्रथम बार में ही समाप्त हो जाता है, तो ये तो सिद्धांति पक्ष में नहीं बात। अब आगे वाली पंक्ति बोलूं, इसी से आगे वाली। जी, जी। यदि यह कहो कि, अब ये सिद्धांति पूर्व पक्षी के मुख से कहलवा रहा है कि अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, यदि यह कहो कि, यदि आप ऐसा कहो, हे पूर्व पक्षी, यदि आप ऐसा कहो कि अर्थवान यानी उच्चरित शब्द के सादृश्य से
अन्य श्रुत शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। तो अर्थवान उच्चरित शब्द, जो पहला शब्द बोला गया वो तो अर्थवान था, ये मान के कह रहे हैं। वक्ता ने जो पहला बोला शब्द, इनके अनुसार शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्रम से चल रहा है श्रोता तक, वक्ता से श्रोता तक। तो जो पहला उच्चरित शब्द है यहां पर, या तो पीछे वाला भी, दोनों को ले सकते हैं। हालांकि पीछे वाली बात उन्होंने अगली पंक्तियों में कही है, यहां जो उच्चरित है। तो यदि कहो कि अर्थवान, अर्थवान मतलब उच्चरित शब्द, जो उच्चरित शब्द हुआ है वो तो है अर्थवान, उसके सादृश्य से। किनका सादृश्य देखेंगे? जब ये उच्चरित अर्थवान उच्चरित शब्द तो नष्ट हो गया और इसके बाद में दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, इनमें सादृश्य से। तो उच्चरित शब्द के सादृश्य से अन्य श्रुत शब्द से, जो बाद वाला श्रुत शब्द है जो कि भिन्न है, नया है, उससे अर्थ का ज्ञान होता है। तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वो आगे की बात कही, ये पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है सिद्धांती, और फिर खंडन कर रहा है उसका। ये 19वें सूत्र में, हाँ, इसमें नीचे पूर्व पक्षी ने बात कही है कि आकृति को निर्दिष्ट करके कर्ता बोल सकता है कि इसका नाम गौ है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? नहीं, फिर से बोलिए। आकृति को आप हिंदी का पढ़ रही हैं? जी हाँ, बताइए कौन सा व्याख्या? आकृति, गौपिंड में बहुत सी आकृतियों की विद्यमानता पंक्ति, होने हमेशा पंक्ति बोल दिया करो। चौथी व्याख्या शब्द जहां लिखा व्याख्या हुआ है उससे लेके कौन सी पंक्ति में? व्याख्या से चौथी पंक्ति। हाँ, बोलिए। उसमें कहा कि आकृति को निर्दिष्ट करके कर्ता बोल सकता है कि एक मिनट रुकिए। तीसरी, संबंध करने वाला कोई व्यक्ति। हाँ, तीसरी हुई। तो देखिए, संबंध करने वाला कोई व्यक्ति आकृति का निर्देश करके संबंध करेगा। हाँ, तो ये पूर्व पक्षी ने बात कही। नहीं नहीं, ये तो सिद्धांत पक्ष भी है, पूर्व पक्षी की बात नहीं है ये। पूर्व पक्षी आकृति के साथ अनित्य शब्द का संज्ञा संजी संबंध नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। संबंध करने वाला कोई व्यक्ति आकृति का निर्देश करके ही संबंध करेगा। रुकिए एक मिनट। देखिए, इससे पहले वाली पंक्ति क्या है? आकृति के साथ अनित्य शब्द का संज्ञा संजी संबंध नहीं किया जा सकता। ये ठीक है, सिद्धांति। ये जो है, ये सिद्धांति ने कहा था, न च आकृत्या शब्द से संबंधा शक्यते कर्तुम। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अब ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि संबंध करने वाला कोई व्यक्ति आकृति का निर्देश करके ही संबंध कर देगा। मतलब अंगुली से संकेत करके कहेगा इसका नाम ये है, ये हो गया। अब इसमें क्या पूछना है? इसके बाद सिद्धांति ने कहा कि गौ जाति में अनेक जाति हैं। हाँ, तो ये उत्तर उसके साथ कैसे जोड़ रहा है? हाँ, इसने कहा गौ। पूर्व पक्षी ने क्या समाधान दिया था कि अर्थ के साथ कैसे संबंध जुड़ जाएगा? संकेत से, उंगली से। अब इसने गौ शब्द बोला, अब वहां पर एक प्राणी है, उसकी तरफ का गो, तो किसकी तरफ संकेत कर रहा है? उंगली से क्या पता लग रहा है? जाति। कौन सी जाति? गोत्व। शब्द से गोत्व जाति पता लगी, व्यक्ति तो है लेकिन शब्द से गोत्व जाति पता लगी। तो वहां क्या अकेली गोत्व जाति ही है? वो तो और जातियां भी हैं। जिस तरफ संकेत कर रहे हैं वहां अनेक जातियां हैं, तो कैसे निर्णय करेगा कि ये संकेत कौन सी जाति के लिए कर रहा है? अब मान लो इतने जने बैठे हो और मैं संकेत करके कहूं ये रणजीत जी हैं, क्या समझेंगे भाई? एक हो, एक को संकेतित करें तब तो शब्द के साथ अर्थ का संबंध जुड़ जाएगा, लेकिन वहां तो अनेक जातियां हैं, अनेक जातियां विद्यमान है, और यूं संकेत किया तो अनेकों में से एक ही को क्यों पकड़ेगा? वो एक ही को कैसे पकड़ा उसने? अनेक है तो अनेक में से फिर संदेह होगा कौन सा किसको पकड़ ले। हम इतने हो, बोले उसको बुला के लाना, क्या करेंगे आप? अनेक बैठे हैं ना, तो कैसे करेंगे इससे? तो देखिए, इन्होंने यही बात कही ना, गोपिंडे च बहुनाम आकृति नाम सद्भावात शब्दम अंतरेण गो शब्द वाच्याम विभक्ताम आकृतिम केन प्रकारेण उपदेक्ष्यति।
आपके पक्ष में तो जो अनित्य है उसका शब्द का पहले अर्थ जुड़ा हुआ नहीं है किसी से भी, और यूं कहेंगे कि गो, कैसे पता लगेगा? मेरे को सोमशेखर जी कैसे पता लगेगा? अनित्य शब्द में ये नहीं जुड़ेगा। अगर जब हम नित्य पक्ष मानते हैं पहले से, और शब्द का अनेक बार उच्चारण करके जो बनता है वहां तो फिर भी घट जाएगा। आप जिस तरह से अनित्य मानते हो वहां नहीं घटेगा, ये सिद्धांति कह रहे हैं। लेकिन इस तरह से तो ऐसे समझ में आ रहा है कि गौ से अलग भी जातियां हैं। हाँ। और बहुत सारी जातियां, पर यहाँ कह रहे हैं कि गौ पिंड में अनेक जातियां, हाँ, गोपिंड में भी अनेक जाति है ना। द्रवत्व, प्राणित्व, तो कोई एक गौ के अंदर या बहुत सारी गाय है? नहीं, एक ही गाय है, मान लीजिए एक ही गाय है। अब जातियां तो बहुत सारी हैं उसमें। तो फिर तो पहचान जाएंगे संकेत से। पहचान जाते हैं, सिद्धांति कहना चाह रहा है ये आप नया संकेत नहीं कर रहे हो। पहली बार आप केवल इतने मात्र से निश्चय नहीं करा सकते, संकेत नहीं करा सकते। या तो वो व्यक्ति को पकड़ेगा, और अगर जाति को पकड़ता है तो वो जाति को भी, उसमें तो जातियां तो बहुत सारी हैं, तो वो आपका संबंध इस तरह से नहीं बन पाएगा। यही खंडन किया है बस। निर्दिश्य ही आकृतिम कर्ता संबंधियात, तो बोले कि इन्होंने कहा कि केन प्रकारेण उपदेक्षति, ऐसी स्थिति में जब वहां अनेक जातियां हैं तो कैसे उपदेश करेगा, वो संकेत कैसे करेगा? प्रश्न कर दिया है उसके अनित्य मानने पर। और नित्य तो सती गो शब्द भोक्तृत्व उच्चरिता श्रुतपूर्वश्च अन्यासु गो व्यक्तिषु, पहले से उसने वो शब्द सुन रखा है, अनेक बार उसने देखा, अभी गाय को पानी पिला रहे हैं, बोले अभी भैंस को पानी पिला रहे हैं, गाय को चारा दे रहे हैं, भैंस को चारा दे गए, अन्वय व्यतिरेक से हाँ यहां गो शब्द बोला जा रहा है, यहां गो शब्द नहीं बोला जा रहा है, अनेक बार सुना। अब अगर उसको ये पता है, अब कहते हैं कि गाय, तो हम उससे जोड़ लेते हैं। अगर शब्द को पहले से मानते हैं, उसका अर्थ के साथ पहले से संबंध मानते हैं, तो ये संबंध जुड़ जाएगा। जब हम व्यवहार करेंगे तब ठीक ठीक समझ पाएंगे हम कि जब ये कह रहे हैं कि गाय, अब जब हम कहते हैं कि गाय आ गई, अब सुनने वाले को कोई भ्रांति नहीं होती है। अब जो नया बच्चा हो कोई, उसको पता ही नहीं है गाय का अर्थ क्या होता है। वहां गाय भी है, कुत्ता भी है, पेड़ भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो बोले गाय, अब क्या समझेगा? वो संकेत भी कर रहा है वो गाय, लेकिन वो संकेत ऐसा नहीं हो पाएगा। और मान लो गाय भी खड़ी भी है, अब कैसे करेंगे? अब गाय हमको कि भी दूर से तो चलो कई चीजें खड़ी भी हैं, अब गाय को की तरफ, गाय को ही हम उसी को कहना है कि गाय, तो कैसे कहेंगे? छुके कहेंगे? कहीं एक जगह छुएंगे? अब वो उस जगह का नाम है या पूरे का नाम है, क्या पता है? अब यूं कहे छाती, बच्चे को कहें, अब यूं मेरा नाम बोले सत्यजीत, किसी के कंधे पे हाथ के रख के कहा कि उसका नाम लिया सत्यजीत, और कंधे पे हाथ रख के कंधा भी तो कहते हैं, बच्चे को सिखाना हो तो कंधा। अब जिसको पता नहीं है उसको आप पास में भी जाके के कहेंगे, और मान लो गाय है, गाय के ऊपर खाल है, उस पर रोए हैं, बाल हैं, छू रहे हैं, तो छुआ तो अभी रोयों को है उसने, उस रोयों को ही गाय समझ लेगा? किसको समझेगा? वो नए व्यक्ति के लिए है। तो संकेत से अगर आप ऐसे ही केवल इतने मात्र से कि शब्द नया है और पहली बार संकेत हो रहा है, तो ये व्यवहार में नहीं हो पाता है, निश्चय नहीं हो पाएगा, वो भ्रांतिजनक होगा। इन्होंने कई जातियों के नाम दे दिए, मैंने कुछ द्रव्यों के नाम बता दिए, निर्णयात्मक नहीं होगा। निर्णयात्मक कब होगा? जब वो बार बार देख रहा है। वह गाय को निला दो, तो किसी को निला रहा है, गाय को पानी पिला दो, गाय को चारा खिला दो, गाय बैठी है इत्यादि। अब वो बार बार देखेगा, और भैंस में नहीं देखेगा, बकरी में गाय शब्द नहीं देखेगा, उस दूसरे प्राणी को गाय पानी पिलाना है तो बकरी शब्द बोल रहे हैं या भैंस शब्द बोल रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक से बहुशय जब हो जाता है, अब इसके बाद में कोई जब कहता है ना गाय, तो हम बिल्कुल ठीक उसी को समझेंगे। हम तो सारी समझे समझाए, हमारे तो संकेत बन चुके हैं, स्मृतियां बन चुकी हैं, शब्दार्थ संकेत बन चुके हैं, इसलिए जैसे ही कहते हैं हम एकदम समझ जाते हैं। वहां हमारे को पूरा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे किसी को पता है, हम दो जने हैं, हमें पता है कि भाई रणजीत जी किसका नाम है, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और
वो भी खड़े हैं, मैं कहूं कि देखो रणजीत जी, ऐसे ही संकेत करूंगा तो वो बिल्कुल ठीक समझ जाएंगे ना, देख लेंगे उन्होंने पहचाना हुआ है कि ये रणजीत जी हैं, और इतनों में देखेंगे हाँ ये रणजीत जी हैं, एकदम संबंध जुड़ जाएगा। लेकिन नए व्यक्ति का नहीं जुड़ सकता है ऐसे। तो इसलिए देखिए पंक्ति फिर देखिए इन्होंने क्या कहा, नित्य तु सती गो शब्दे बहुकृत्व उच्चरित, बहुत बार करके बोला गया, प्रयोग किया गया, और श्रुत पूर्वश्च, और वो सुना गया है पहले, अन्यासु गो व्यक्तिषु, भिन्न भिन्न गायों के अंदर देखा, इस गाय में, उस गाय में, अनेकों गायों में देखा है। नहीं तो उसी एक ही गाय के साथ संबंध जुड़ जाएगा कि इसका नाम गाय है, बाकी को कहेंगे तो बोले अच्छा उसका नाम तो गाय है, इसका क्या नाम है? बच्चे कह सकते हैं ना, भाई इनका नाम मुक्तानंद जी है, बोले इनका नाम नहीं, बच्चे को कहा कि ये गाय है, तो बच्चा वो नाम की तरह, जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, बोले इसका नाम, इस प्राणी के, इसका नाम गाय है तो जो दूसरी गाय आए तो बोले इसका, बोले नहीं गाय तो उसका नाम था, इसका क्या नाम है? जैसे अलग अलग मनुष्यों का नाम होता है, बच्चे को तो ऐसे हो सकता है। तो कहा अन्यासु गो व्यक्तिशु, इसमें भी देखा यहां इसको गाय कह रहे हैं, उसको भी देखा गाय कहते हैं, अनेक गाय गो व्यक्तियों में, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अनुकूलता से कि गाय 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 प्राणी में ही गाय शब्द का प्रयोग हो रहा है और दूसरी जगह नहीं हो रहा है, ये अन्वय और व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आकृति वचनम अवगमिष्यति, उसको ये पता लग जाएगा कि ये शब्द आकृतिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। इन सबको देख करके हमें निश्चय होता है कि शब्द आकृति को कहता है, व्यक्ति को नहीं कहता है। और जहां व्यक्ति को कहता है तो उस जाति से युक्त व्यक्ति को कहता है। पहला अर्थ तो जाति ही आएगा, लेकिन चूंकि वहां पर और कोई जाति नहीं है, एक ही व्यक्ति में वो जाति है, तो हम उससे व्यक्ति पे पहुंच जाते हैं। जब हम कहेंगे कि आगे चर्चा आएगी ये सब भी, और व्याकरण में भी आती रहती है कि गाय को पानी पिला दो, न्याय में भी होती है, गाय को पानी पिला दो। यदि गाय का मतलब आकृति है, जाति है, तो आकृति और जाति कभी पानी पीती है क्या? गाय को चारा खिला दो, तो गाय का मतलब, गो शब्द का मतलब यदि आकृति और जाति है, तो क्या आकृति और जाति कभी चारा खाती है? तो ये भी होता है कि शब्द का अर्थ आकृति जाति नहीं है, व्यक्ति है। ये दूसरा पक्ष वाला इस तरह के तर्क देता है, तो उसका, उसमें मीमांसकों का ये उत्तर है कि शब्द तो जाति को ही कह रहा था, पर चूंकि जाति, गो तो जाति न पानी पीती है न चारा खाती है, तो वहां असंभव होते हुए फिर वो जहां पर है, वो जाति जहां पर है, जिस प्राणी में है, वहां पर अर्थ घटित होता है। वक्ता का अभिप्राय हमें पता लगता है कि इसको है। ये लक्षणा से हम लेते हैं, परोक्ष अर्थ लेते हैं, आनुमानिक अर्थ जोड़ते हैं हम। ये प्रक्रिया हमारा अभ्यस्त है, इसलिए जो कि तू हो जाती है। तो शब्द तो आकृति या जाति को ही कहता है, ये इनका सिद्धांत है। हो गया, बोलो। ओम। आचार्य जी 18वें सूत्र में पृष्ठ संख्या 70, इसमें जो सिद्धांति ने हेतु दिया कि शब्द नित्य है क्योंकि दर्शन की परार्थता होने से जो उच्चारण है वो दूसरी के लिए होता है और इसलिए शब्द नित्य है। लेकिन हम देखते हैं जैसे गूंगों की भाषा होती है, वो संकेत से मतलब किसी चीज़ को समझते हैं, तो उस संकेत में भी ऐसे ही होता है कि वो संकेत बनाया हुआ होता है, कृत्रिम होता है, लेकिन उससे भी अर्थ का बोध तो उनको होता ही है। इसी प्रकार से चूंकि दूसरे को हम कुछ बताना चाहते हैं तो वहाँ कृत्रिम रूप से भी बताया गया, अनित्य चीज़ों से भी। उसी प्रकार से भी शब्द अनित्य होते हुए भी हम दूसरे को बता सकते हैं, क्योंकि जैसे वो संकेत है वैसे ही ये भी संकेत है, बता सकते हैं जी। तो फिर इस प्रसंग में हाँ जी, मैंने आपको उस समय जो बताया उसको ये स्पष्ट रखना चाहिए कि ये जो अनित्यता कही जा रही है, ये क्षणिकवादियों वाली अनित्यता है, और जो नित्यता कही जा रही है जिस दृष्टि से, उसकी अपेक्षा से है। ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये आप जो कह रहे हो जहां कृतक संकेत हैं, वहां पर भी घट जाएंगे कि हमने पहले से संकेत बना रखे हैं, निर्मित हैं, और चूंकि वो परिचित हो चुके हैं और अब उनका व्यवहार हो रहा है। लेकिन इससे क्षणिक तो सिद्ध नहीं होगा ना, क्षणिक वाला तो पक्ष इससे भी खंडित होता है। तो उतने को खंडित करने मात्र के लिए ऐसे हेतु दिए गए हैं, इसको तत्वतः जाकर के देखेंगे तो नहीं घटेगा। पूर्व पक्षी जिस तरह का क्षणिकत्व मान रहा है, यहां जो जिस तरह का क्षणिकत्व ये विचार कर रहे हैं, उसके खंडन के लिए ये कथन वो कृतक शब्दों के और कृतक शब्दार्थ संबंधों पे में भी घट जाएगा, और जो अकृतक हैं वेद के, उनमें भी घट जाएगा, दोनों जगह घटेगा।
यहां केवल उसका खंडन करना इतना मात्र प्रयोजन है। इसका यह मतलब नहीं है कि ये इसके माध्यम से शब्द की नित्यता को सिद्ध कर रहा है, पूर्व पक्षी को खंडित कर रहा है। ऐसा क्षणिक नहीं है जैसा पूर्व पक्षी मान रहा है, इतनी बात सिद्ध हो रही है। एक जो नितांत नित्यता वाली बात है वो इससे सिद्ध नहीं होती, ये ठीक है। पहले से संबंध बने हुए हैं उतने अंश में अपेक्षाकृत नित्यता दीर्घ काल से वो है, बस इतना ही लेंगे इसको। नहीं तो ऐसे प्रसंगों में इनका फिर कभी समाधान नहीं होने वाला है। अगर हम इसको तत्वतः कथन मान लेंगे तो ये तो विपरीत पड़ेगा और ये हेतु भी हमें गलत लगेगा। जबकि इसको गलत नहीं मानेंगे। जब इतने समझदार व्यक्ति लिख रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उनका क्यों ये व्यक्ति बोल रहा है, ये इनका बोला हुआ किस तरह से संगत होता है, ये पृष्ठभूमि हमें कल्पित करनी पड़ती है। वो यही मानी जाएगी कि तात्कालिक रूप से क्षणिकवाद जो माना जा रहा है उसके खंडन मात्र में तो ये तो समर्थ है, उसमें तो ये सफल है, उतने मात्र तक लेंगे। जी आचार्य जी, जैसे पूर्व पक्षी क्षणिक मान रहा है कि एक शब्द उत्पन्न हुआ, उसने दूसरे को उत्पन्न करके नष्ट हो गया, तो ये जो संयोग विभाग को जो मान रहा है, उसी को ही ध्वनि को ही शब्द मान करके ऐसा मान रहा है, तो ये तो सिद्धांती मत में भी समान है, क्योंकि वो भी उसी रूप में ही क्षणिक मानता है। चूंकि सिद्धांती उस संयोग विभाग से अतिरिक्त शब्द को भी मानता है, कुछ शब्द अलग है, संयोग विभाग नाद है, तो उसके कारण से वो उसका खंडन कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये जो संयोग विभाग है वही जा करके हमारे कान के पर्दों को हिला रहा है और उससे हमें एक मस्तिष्क में संकेत जा करके उसको हम जान रहे हैं, तो उसमें फिर कैसे होगा? नहीं, इसमें सिद्धांती का एक भिन्नता भी है। शब्द पहले से है और ये शब्द अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये दोनों में भिन्नता है। जो संयोग विभाग से आप कह रहे हो कि संयोग विभाग से हो रहा है, ये तो सिद्धांती भी मानता है। सिद्धांती उनको अभिव्यक्त होना मान रहा है, पूर्व पक्षी उनको नया उत्पन्न होना मान रहा है, सदृश की उत्पत्ति मान रहा है। संयोग विभाग से वायु के कणों में चलते चलते विचित्रंग न्याय और वो सारा का सारा ये सिद्धांती भी मान रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी इनको क्षणिक मान रहा है, अनित्य मान रहा है। सिद्धांती इनको दीर्घकाल स्थायी मान रहा है और अभिव्यक्त होने वाला मान रहा है। वो उत्पत्ति मान रहा है, ये अभिव्यक्ति मान रहा है। ये दोनों में भिन्नता है। ठीक है, और कोई बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 71। हाँ, इसमें छठी पंक्ति हाँ, ऊपर से, इसमें सदृश इति च अवगते व्यामोहात् प्रत्ययो व्यावर्तेत हाँ। शाला शब्दात् माला प्रत्यय एव। तो वैसे तो सदृश का बात को पीछे पूर्व पक्ष ने खंडित कर ही दिया, सिद्धांत ने खंडन कर दिया था। अभ्युपगम से इस बात को फिर उठा के सिद्धांत फिर उसका दूसरी प्रकार से समाधान दे रहा है। तो ये समाधान मुझे उतना समझ में नहीं आ पा रहा था आचार्य जी, क्योंकि सदृश ऐसा मानने पर व्यामोह से प्रत्यय जो ज्ञान है वो हट जाएगा, ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांत का कहना है। जो मूल ज्ञान था, माला का जो ज्ञान था, वो इसको नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ। तो आचार्य जी, इसमें यदि ऐसा माने कि पहले जब प्रारंभ में शब्द का अर्थ के साथ संबंध जो जोड़ा गया था, हाँ। पूर्व पक्षों के मत से, हाँ। तो गाय शब्द से जो गाय जाती है उसके साथ माला शाला को लेकर के ही बात कर रहा हूं यहाँ पर। माला शब्द है, माला शब्द से जो माला जिसे हम माला कहते हैं उसके साथ उसका संबंध जोड़ दिया गया है। हाँ। अब वो माला शब्द से वहां पर नष्ट हो चुका है, किंतु जोड़ने वाला को ये पता है कि माला शब्द से हम उसको ले लेंगे। हाँ। तो जो माला शब्द के सदृश जितने भी शब्द को उत्पन्न करेंगे वो सारे शब्द उसी माला को कहने के लिए आने वाले हैं, ये स्पष्ट रह जाएगा इससे। माला के सदृश जो उत्पन्न करेंगे, क्या उत्पन्न होते चले जाएंगे, उत्पन्न होते चले जाएंगे, वो उसी अर्थ को कहेंगे। ठीक है। तो अब जो माला शब्द, उनके माला जो वस्तु है वो तो उनके मस्तिष्क में अभी विद्यमान है। हाँ। शब्द नया उत्पन्न होकर उनके पास आ रहा है। हाँ। तो जब वहां पर जिसने माला शब्द बोला, उसी तरह शाला शब्द का भी उनको पता है, वस्तु पता है और शब्द भी पता चल चुका है। हाँ। तो पीछे से जब माला शब्द आ रहा था, हाँ। तो माला की जगह पर उसने शाला सुना है, तो शाला सुनने पर शाला का जो वस्तु है वो भी उसके मस्तिष्क में है। हाँ। इस कारण से उसको शाला से उसी का पता चलेगा। ये पूर्व पक्षी नहीं मानता है, ये तो आप सिद्धांति के पक्ष में बोल रहे हो। जी, मैं इसलिए नहीं,
पूर्व पक्षी ने क्या कहा? पूर्व पक्षी तो शब्द को नया मान रहा है, और नया है और नए के साथ में नया संबंध जुड़ेगा, उसको उत्तर दे रहा था ये। अगर वो ये स्वीकार कर लेता है कि सुनने वाले के मन में पहले से शाला शब्द था और शाला शब्द के साथ संबंध जुड़ा हुआ था, तो उसका वो क्षणिकत्व और वो तो समाप्ति हो जाता है फिर। ये तो सिद्धांति का पक्ष है। आप जो उसका खंडन कर रहे हो वो सिद्धांति पक्ष को मान करके बोल रहे हो। किंतु आचार्य जी यहाँ पर मैं ऐसे देख रहा हूँ पूर्व पक्षी का कि वो केवल शब्द को नया मान रहा है, हाँ। किंतु जो वस्तु है वो उस शब्द के साथ आता है, अर्थ, वो अर्थ हाँ। उस शब्द के साथ आता है, उस चीज को वो नहीं देख रहा है। नहीं, वो तो मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। अर्थ का बोध कैसे होगा? ये जो सिद्धांति जिस ढंग से उत्तर दे रहा है उससे यही पता लगता है कि पूर्व पक्षी वही मान रहा है। ये कह रहे हैं हर शब्द नया नया है तो वो अर्थ से युक्त नहीं होगा। ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? जब पूर्व पक्षी ये मान रहा हो कि शब्द के साथ में अर्थ भी जा रहा है, और शब्द के साथ अर्थ को जोड़ा है तो अधिक से अधिक पहले वाले शब्द से में जोड़ा होगा उसने, बाद वालों में क्या होगा? तो उसका उत्तर जो कह रहा था कि सादृश्य से अर्थ का बोध, अर्थ उसके साथ जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि समान शब्द हैं तो उसके साथ अर्थ जुड़ता चला जाएगा। इसी बात को पकड़ के सिद्धांति ने खंडन किया कि सादृश्य का बोध तो शाला वाले को भी हो रहा है। बोला माला था, शाला था, सादृश्य का बोध हो रहा है, तो सादृश्य का बोध होते हुए भी अर्थ तो नहीं आया। इसलिए सादृश्य के कारण से यहां पर वो शब्द सुना और उसके कारण वही अर्थ आ जाता हो, ये नहीं है। सादृश्य का बोध होते हुए भी अर्थ भेद हो गया, क्योंकि शब्द ही भिन्न पर सुन लिया गया। तो भिन्न अर्थ क्यों आ गया? वो अर्थ तो उसने बोला नहीं था, वो अर्थ तो आ नहीं रहा था, फिर आपके पक्ष में तो नहीं होना चाहिए था। तो सिद्धांति के मत में तो शाला शब्द उसको सुनाई दिया, तो शाला का अर्थ उसमें क्यों जुड़ गया? क्योंकि शब्द पहले से था, उसका अर्थ के साथ संबंध पहले से जुड़ा हुआ था, ऐसा क्षणिक नहीं था। उतना ही अंश में उत्तर देंगे। ठीक है जी, तो आगे चलेंगे, बोलो। ओम। आचार्य जी 72वें पृष्ठ में भाष्य की पहली पंक्ति में ही इसमें कहा है कि ये जो गो शब्द है ये आकृति वचन है, अर्थात गो शब्द का अर्थ आकृति है। तो ये केवल गो शब्द के लिए ही रहेगा या सभी शब्द? सभी शब्दों के लिए, शब्द मात्र के लिए। लेकिन इसमें एक जैसे शंका होती है कि जैसे मेरा नाम दिलीप है, हाँ। तो अब ये तो दूसरे का तो नाम नहीं है, तो फिर यहाँ तो दिलीप से एक वस्तु का ही बोध हुआ, व्यक्ति का ही ज्ञान होगा, न कि जाति का। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? ये तो रखा हुआ नाम है, कृत्रिम नाम है, सांकेतिक नाम है, एक ही के लिए रखा गया है। लेकिन भाषा में जो शब्द प्रचलित है, जो नाम है, वहां सब जगह ऐसा ही घटेगा। आपको मनुष्य कहते हैं वहां घट जाएगा, आपको प्राणी कहते हैं वहां घट जाएगा। व्यक्ति के लिए भी व्यक्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसी तरह के सब शब्द, मतलब आपका प्रश्न ये था कि केवल गो शब्द पे ही घटेगा क्या, औरों पे नहीं घटेगा? मैंने कहा औरों पे भी घटेगा। ठीक है, इतने तक उत्तर ठीक है ना? तो अन्यों पे भी घट रहा है। अब अन्यों में आपने अपना नाम ले लिया दिलीप, तो उन शब्दों को तो छोड़ दीजिए, वो तो व्यक्ति के लिए ही रखे गए हैं, वो तो व्यक्ति के लिए ही रखे गए हैं, उनको छोड़ दीजिए। ऐसे नामों को, घर का नाम और नाम, उन शब्दों को छोड़ दीजिए। बाकी जो नाम है वो जातिवाचक है। जी, फिर अगर ऐसा है तो फिर जो एकांत रूप से जो ये कह रहे हैं कि शब्द का अर्थ तो आकृति ही होता है, पहले भी इन्होंने कहा था और कहा था कि आगे हम इसको और दृढ़ता से सिद्ध करेंगे कि आकृति ही शब्द का अर्थ होता है। तो ऐसा नहीं ना कहकर कैसा कह सकते थे कि आकृति भी होता है, कहीं कहीं पर आकृति ही शब्द का अर्थ होता है और कहीं पर व्यक्ति ही होता है, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसा कह सकते थे, पर यहां जिन शब्दों की चर्चा चल रही है वो तो सब आकृतिवाचक ही है। आपने जो शब्द बोल दिए नाम आदि, ये अलग बात हो गई। और उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, मान लो दिलीप है, दिलीप का जो अर्थ होगा वो अपने अर्थ को कहेगा, और वो जहां जहां घटेगा उस दृष्टि से तो वो भी जातिवाची है। किसी का नाम बोल दिया हमने, मान लो कमल नाम है, अब कमल हमने तो व्यक्ति को रखा हुआ है, लेकिन कमल शब्द का जो अपना अर्थ प्रचलित है, बहुत सारा अर्थ, वहीं पर ही जाएगा वो। अब हमने विशेष संकेतित कर दिया इसको, इसी के लिए होगा, तो वहां पर वही घटेगा, वहां जाति का नहीं होगा, वो तो हमने विशेष संकेत कर रखा है। लेकिन अगर जब तक हम विशेष संकेत नहीं करते तो वो तो जाति में ही जाएगा। यूं तो गाय शब्द भी बोलते हैं तो व्यक्ति पे ही तो जाता है वो। गाय को पानी पिलाओ तो हमारी गाय जो है उसी को ही तो पिलाएगा पानी, वो तो वहीं पर ही घटता है वो। यूं तो व्यक्ति पे ही घटता हुआ दिखेगा, लेकिन मूलतः वो जातिवाची है। और शब्द के जो अनवर्थता देखेंगे,
यौगिक जो अर्थ देखेंगे उसकी यौगिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो फिर वो जातियों में चला जाएगा, बहुतों में घटने लगेगा, लेकिन फिर हम वो योग रूढ़ी कर देते हैं। ये तो बिल्कुल रूढ़ी बना करके हमने एक पे चिपका दिया है, उनको छोड़ दीजिए। तो आगे चलेंगे। तो ठीक है, हालांकि ये चर्चा भी और चलेगी आगे, और शब्द का विस्तार करके फिर ये शब्द के बारे में चर्चा समाप्त हो जाएगी। अभी चूंकि ये प्रारंभ चल रहा है और इनको शब्द शास्त्र को सिद्ध करना है, इसलिए ऐसा किया गया है। शब्द आकृति वचन होता है, इसमें अलग अलग शास्त्रों की दृष्टि से कुछ व्यक्तिवाचक भी मानते हैं, इसमें तर्क वितर्क सब चलते हैं, लेकिन मीमांसक तो उसी को सिद्ध करते हैं कि ये आकृतिवाचक ही है, आकृतिवाचक ही है। जितने शब्द भाषागत जो शब्द हैं, हम जो किसी को बिल्कुल ही रूढ़ी कर देते हैं, उसके लिए अलग बात है। तो आगे की चर्चा फिर हम बाद में देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं। प्रणव करो। सभी को सादर अभिवादन। ओम।